नमस्कार दोस्तों, बीके टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। हम लोग जो है अल्टरनेट करके एक दिन हम लोग हिंदी व्याकरण देख रहे हैं और एक दिन जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग बीपीएससी का देख रहे हैं। आज भी हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम लोग देखने वाले हैं, हिंदी देखेंगे। और हिंदी में जो आपका तैयारी कराया जा रहा है टीजीटी का और पीजीटी का, यानी कि क्लास 9 से लेकर 12 तक की यहाँ तैयारी कराई जा रही है। और जिसमें आपको मिलने वाला है, आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य मिलने वाला है और संपूर्ण हिंदी व्याकरण से यहाँ पर क्वेश्चंस लिया गया है। और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस जो होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है संपूर्ण हिंदी साहित्य से। इसमें जो है आपका आदिकाल आ जाएगा, भक्ति काल आ जाएगा, रीति काल आ जाएगा और आधुनिक काल आ जाएगा और रचना, रचनाकार, कथन, ये सब इससे आ जाएगा। और हिंदी व्याकरण में जो संपूर्ण चैप्टर है वहाँ से व्याकरण को लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो है जो भी प्रीवियस क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है हाल फिलहाल में, उसका डिस्कशन भी हम ऑप्शन के साथ जोड़ते हुए करा रहे हैं। तो यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के क्लास में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग 20 से हम लोग सवाल देखने वाले हैं। इसके पहले जो है प्रैक्टिस सेट 19 का डिस्कशन जो है बहुत ही अच्छे से हम करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से जाके सर्च करके सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सेट 20 से हम लोग पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, अपने हिंदी विषय से जो है 80 प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ पर जो शुरू हुआ है 71 नंबर प्रश्न से शुरू हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पार्ट 3 हिंदी से प्रश्न को देख लेते हैं। 71 में कह रहा है कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो आत्मकथा लिखे हुए हैं ऑप्शन के अनुसार बनारसी दास जैन के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इनके द्वारा जो है कौन सा आत्मकथा लिखा गया है, तो याद रखेंगे अर्ध कथानक। कौन सा है जी, अर्ध कथानक जो है आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है, तो बनारसी दास जैन के द्वारा लिखा गया है। और ध्यान देंगे ये जो आत्मकथा है 1641 ईस्वी में लिखा गया है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जो सूरदास हैं, सूरदास को श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। कहे कि श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का सम्राट किसे बोला गया है, तो सूरदास को बोला गया है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो भूषण है वो किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के कवि हैं, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और सूरदास की आप रचना को भी देख सकते हैं, सुर साहित्य है, सुर सरावली है और साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है। और सूरदास जो है कृष्ण भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं, याद रखिएगा। और ये जो है भक्ति काल के कवि हैं, इस चीज़ को भी याद ध्यान रखिएगा, सूरदास जो है भक्ति काल के कवि हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना के लेखक कौन है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो ऑप्शन के अनुसार तो यहाँ कोई नहीं होगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। याद रखिएगा, नंद दुलारे वाजपेयी का ये क्या है जी, एक ग्रंथ है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ई। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 73। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद की यह परिभाषा है। तो छायावाद की यह परिभाषा किसने दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा यह परिभाषा जो है डॉक्टर नागेंद्र की है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह या कथन किसका है, तो डॉक्टर नागेंद्र की है। अब ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल का एक कहानी है, 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय इनका क्या है, प्रमुख कहानी है जो 1903 ईस्वी में आता है। 11 वर्ष का समय किसका कहानी हो गया, रामचंद्र शुक्ल का। और ध्यान दीजिएगा, अगर कहे कि छायावाद का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छायावाद का सलाका पुरुष, छायावाद का सलाका पुरुष किसे कहा जाता है, तो आपको हम बताए हैं कि छायावाद का सलाका पुरुष जो बोला जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बोला जाता है।
याद रखिएगा, पूछा हुआ है छायावाद का शलाका पुरुष किससे कहा गया है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74, कह रहा है स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्यों तन रह गया। स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्यों त्यों रह गया, पंक्ति किसकी है? तो ध्यान दीजिएगा, यह पंक्ति जो है आपका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, निराला जी को हम लोग क्या बोलते हैं? छायावाद का शलाका पुरुष हम लोग बोलते हैं। और इनकी रचना याद रखिएगा, जूही की कली है। क्या है जी? जूही की कली है। निराला की रचना जूही की कली। महादेवी वर्मा की रचना याद रखेंगे, यामा। यामा इनकी रचना है, जिस पर इनको क्या मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है यामा पर। अब जो है थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद जी का याद रखिएगा। कविता इनका जो है आंसू है, लहर है और झरना जो है इनका प्रमुख कविता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देख लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 75 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिहलती गेल। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिहलती गेल, इस वाक्यांश में सिलहली, सिलहली शब्द का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सिलहली का अर्थ जो होता है फिसलने लायक। क्या होता है जी? फिसलने लायक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब दूसरी बात याद रखिएगा, कबीर दास से याद रखिएगा कि कबीर दास जो है भक्ति काल के क्या है? कवि हैं। भक्ति काल के कवि हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। कबीर दास की रचनाओं का संग्रह जो है क्या कहलाता है? बीजक। क्या कहलाता है? बीजक। कबीर दास की रचनाओं का संग्रह किसने किया है? इनकी रचनाओं का संग्रह जो है धर्मदास ने किया है, जो इन्हीं के शिष्य थे। धर्मदास कबीरदास के शिष्य थे। अब देखिएगा, बीजक में कितनी रचनाएं मिलती है? तो 3 रचनाएं मिलती है, साखी, शबद और रामायणी। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है 76 नंबर कि पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो ध्यान रखिएगा, पवन शब्द में जो है आपका जो है यहाँ पर जो है आयादी संधि है। कौन सी संधि है? आयादी संधि है। हम आपको बताए थे कि जब भी जो है 3 अक्षर का कोई शब्द दिया रहे, 3 अक्षर का कोई शब्द दिया रहे और उस पर कोई मात्रा नहीं रहे और बीच में क्या हो? य हो चाहे वह हो, बीच में य हो चाहे वह हो, तो आयादी संधि का क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। जैसे देखिए, पवन में वह है, बीच में जैसे लिख देगा भवन में कौन सी संधि है, तो बीच में वह है, तो पहचान गए कि इसमें क्या है? आयादी स्वर संधि है। और आप याद भी रखेंगे कि जो संधि होती है, संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, लेकिन आपसे कहता है अगर कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और याद रखिए, अगर पूछे कि पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पो धन अन जो होगा, पवन का क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें अयादी संधि हुआ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ई सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 77, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन पंक्ति महादेवी वर्मा की है? बताना है कि कौन सी पंक्ति जो है महादेवी वर्मा की है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ, बिल्कुल इनकी पंक्ति है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिफल प्रियतम का पथ आलोकित कर, ये भी पंक्ति उन्हीं की है। क्या पूजा क्या अर्चन रे उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुत्तम जीवन रे, ये भी पंक्ति किसका है? महादेवी वर्मा का है। तो सब सही हो रहा है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप याद रखेंगे, महादेवी वर्मा को कहा गया है आधुनिक युग की मीरा। क्या बोला गया है? आधुनिक युग की मीरा। कहे कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो महादेवी वर्मा को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78 नंबर। कह रहा है कि छत्र, यहाँ पर झ नहीं होगा, यहाँ पर ज्ञ होगा। छत्र और ज्ञ कहे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, छत्र और ज्ञ जो होगा आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कहे कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। 4 में आप देख सकते हैं छ, त्र, ज्ञ और एक और होता है स्र होता है।
ये संयुक्त व्यंजन हो गया। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। याद रखिएगा, क से लेकर ह तक व्यंजन होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन दिख रहा है। कर है 79 नंबर कि पत्रहीन नग्न गाछ कविता पर नागार्जुन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कविता है, पत्रहीन नग्न गाछ कविता है, इन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका 79 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और याद रखिएगा कि इन्हें जो है पत्रहीन नग्न गाछ के लिए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, लेकिन ये पत्रहीन नग्न गाछ जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखेंगे इन्हें जो मिला हुआ है मैथिली भाषा में ये लिखे हुए हैं। किस भाषा में? मैथिली भाषा में ये लिखे हुए हैं। और कब लिखे हुए हैं ये भी ध्यान रखिएगा। पत्रहीन नग्न गाछ 1969 में आया, जिस पर इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर मिला हुआ है। यहाँ जो है 1968 कर लीजिएगा, 1968 में जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, नागा अर्जुन का एग्जाम में पूछा हुआ था STET 2025 में कि इनका जो है मूल नाम क्या है। तो इनका मूल नाम याद रखिएगा, मूल नाम जो है बैद्यनाथ मिश्र है। क्या है जी? बैद्यनाथ मिश्र है। ऐसे तो इन्हें जन कवि भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जन कवि भी बोला जाता है। इनका जो है शासन की बंदूक जो है प्रमुख रचना है। शासन की बंदूक जो है प्रमुख रचना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 80 नंबर देख लीजिए। 80 नंबर कह रहा है कि लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में होती है। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब होती है? 1936 में होती है। प्रथम अधिवेशन के समय से ही हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? यानी कि उसमें प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता उसमें कौन कर रहे होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उसमें मुंशी प्रेमचंद्र जो है प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कभी कभी तो आपसे पूछता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ होती है, तो लखनऊ में होती है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कब होती है? 1936 में होती है। इसमें प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद्र थे। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध होता है। अब देखिएगा, यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आए हुए हैं। तो इनका याद रखिएगा, निराला जी का कुकुरमुत्ता जो है बहुत फेमस रचना है इनका। कुकुरमुत्ता है, अनामिका है, परिमल है और गीतिका है। ये फेमस इनका रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 81 नंबर देख लीजिए। 81 भी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि हे बलदेवी शखे प्रज्वलित मांग रही ईंधन, छन छन आओ युवक लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रखिएगा, ये पंक्ति जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक रचना यहाँ जो है याद रखिएगा, भूले बिसरे चित्र कहे कि किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, भूले बिसरे चित्र जो है ये जो है भगवती चरण वर्मा की रचना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82, कोहबर की शर्त किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, ये रचना जो है आपका केशव प्रसाद मिश्र का है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। रेहन पर रघु कहे कि रेहन पर रघु जो है किसकी रचना है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। फेमस रचना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देख लीजिए। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर कहें कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 52 होते हैं। वर्णमाला से जो है कल आपको जो है एक वीडियो मिलने वाला है जो BPSC TRE 4.0 के लिए होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 84 नंबर देख लेते हैं। 84 कह रहा है कि प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना कहाँ कहाँ हे बाला विहंगनी, पाया तूने यह गाना, पंक्ति किस कविता की है। तो यह पंक्ति जो है ध्यान रखेंगे, इसमें से जो ऑप्शन जो दिया है इसमें से कोई नहीं है, तो पिक में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान देंगे जो गुंजन है, पल्लव है और वीणा है, ये तीनों रचना जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये पंत जी के द्वारा लिखा गया है। इनका पूरा नाम जो होता है सुमित्रानंदन पंत होता है, और इन्हें जो बोला गया है प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे बोला गया है, तो सुमित्रानंदन पंत को बोला गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। ध्यान देंगे ये जो पंक्ति ये लिखा गया है, यह पंक्ति किसका लिखा गया है, तो ये सुमित्रानंदन पंत का पंक्ति है। और ये पंक्ति जो है सुमित्रानंदन की कविता से ही लिया गया है, तो रश्मि कविता से लिया गया है। किस कविता से, रश्मि कविता से लिया गया है। जो ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया, उपिक में से कोई नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 85 नंबर देख लीजिए। 85 का है कालिदास किस काल के कवि थे। ध्यान रखिएगा कालिदास जो है आपके गुप्त काल के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 85 का ए हो जाएगा। और याद रखिएगा कालिदास जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। और इनकी पहली रचना पूछा जाए कि इनकी पहली रचना क्या है, तो याद रखिएगा ऋतु संहार। कालिदास की पहली रचना जो है ऋतु संहार रचना है। अब ध्यान रखिएगा कालिदास जो है ये जो है अभिज्ञान शकुंतलम, कहे कि अभिज्ञान शकुंतलम जो है किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। और कहता है कि कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में किसने अनुवाद किया, तो राजा लक्ष्मण सेन ने। मेघदूतम जो है इन्हीं की रचना है, कालिदास की ही रचना है, ठीक है ना। रघुवंशम कालिदास का ही रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86 नंबर कह रहा है कि प्रगतिवाद का समय कब से माना गया है। तो ध्यान रखिएगा प्रगतिवाद का समय जो है 1936 में माना गया है। 1936 से, तो 86 का सी हो जाएगा। और 1936 से कहाँ तक माना गया है, तो 1943 तक माना गया है प्रगतिवाद का समय। अब याद रखिएगा कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ होती है, अभी बताए थे लखनऊ में होती है। और इसकी स्थापना जो है लखनऊ में होती है, कब होती है, 1936 में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जड़ा मरण भ्रूपात, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार जो हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इन्हें बोला गया है प्रकृति का सुकुमार कवि बोला गया है। महादेवी वर्मा का आप देख लीजिए, ये निहार जो है इन्हीं की रचना है, और नीरजा जो है इन्हीं की रचना है, महादेवी वर्मा की ही रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते वन पराग, पंक्ति किस संग्रह में प्रस्तुत है। तो ये पंक्ति जो है आपका जो है निहार से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अभी बताए थे कि निहार किसकी रचना है जी, तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। नीरजा भी किसकी है, महादेवी वर्मा की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर है 89 नंबर कि छायावाद का सलाका पुरुष किसे कहा जाता है। तो अभी डिस्कशन में आपको बताया है कि छायावाद का सलाका पुरुष जो है किसको बोला गया है, तो निराला जी को बोला गया है। किसको, निराला जी को, जिनका पूरा नाम क्या होता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में नहीं दिया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 कह रहा है कि धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह गान, पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति जो है आपका ये भी जो है पंत जी का पंक्ति है, सुमित्रानंदन पंत का पंक्ति है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियों से जो है अभी तक हम लोग 4 से 5 सवाल हम लोग देख चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। ये जयशंकर प्रसाद का कहे कि अंतिम नाटक कौन सा है, तो याद रखिएगा ध्रुव स्वामिनी जो है इनका अंतिम नाटक है। इसके अतिरिक्त ये और भी नाटक लिखे हुए हैं, जैसे स्कंदगुप्त लिखे हुए हैं, चंद्रगुप्त लिखे हुए हैं,
याद रखिएगा स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आज़ाद शत्रु जो है प्रसाद का ही नाटक है। और सुमित्रानंदन पंत की रचना देख लीजिए, जैसे बीड़ा है, ग्राम्या है, स्वर्णधूलि है, स्वर्ण किरण है, ठीक है ना। ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 देख लीजिए। 91 कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा है? 1929 ईस्वी में लिखा है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं तो नहीं दिया है, तो ई नंबर हो जाएगा 91 का, ई हो जाएगा। अब देखिएगा, इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने पूरे हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा। पहला जो है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा जो है आधुनिक काल में बांटा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 92, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, पंक्ति पंत के किस काव्य की है? मतलब सुमित्रानंदन पंत की किस काव्य से यह पंक्ति जो है लिया गया है? तो ध्यान देंगे, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 92 का क्या हो जाएगा? ई राइट आंसर हो जाएगा। यह पंक्ति जो है इन्हीं की रचना जो है प्रथम रश्मि से ली गई है। प्रथम रश्मि से यह पंक्ति जो है लिया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा। 93 कह रहा है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, उथल पुथल मच जाए, पंक्ति किस काव्य कवि की है? कह रहा है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, उथल पुथल मच जाए, पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी तक जो है कथन वाला प्रश्न आया हुआ है, तो सुमित्रानंदन पंत से आया हुआ है और बालकृष्ण शर्मा नवीन से 2 कथन आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है 94 नंबर कि केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह है। तो इनका प्रथम काव्य संग्रह जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है युग की गंगा जो है इनका प्रथम काव्य संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा युग की गंगा जो है ये 1947 में ये रचना आती है। अब देखिएगा जो यहाँ पर जो है केदारनाथ अग्रवाल जी आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा इनका जो है युग की गंगा रचना है। दूसरा है फूल नहीं रंग बोलते हैं और तीसरा है आग का आईना, इन्हीं का रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95 कह रहा है कि असंगत है, यानी कि जो गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा युग की गंगा जो है आपको बताया था कि 1947 में लिखा गया है, बिल्कुल सही है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये कब लिखा गया है? 1965 में लिखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। आग का आईना जो है कब लिखा गया है? 1970 में लिखा गया है, ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। तो तीनों जो है ऑप्शन जो है सही है, गलत तो हुआ ही नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई जो होगा आपका राइट आंसर होगा, 95 का ई। और याद रखिएगा ये तीनों रचना जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको हम बताए थे अभी जो है केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा ये तीनों रचना लिखा गया है। फिर से देख लीजिए, युग की गंगा है 1947 में, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 में, आग का आईना जो है 1917 में है। इसके अतिरिक्त इनकी एक रचना और फेमस है केदारनाथ अग्रवाल जी का, याद रखिएगा अपूर्वा। कहे कि अपूर्वा किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल का रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96 जो है, देख लीजिए क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। कहेगा कि भस्मासुर किनकी रचना है? तो भस्मासुर जो है आपका जो है मधुकर की रचना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर कह रहा है कि खुली आंखें खुले डैने किसका काव्य संग्रह है? खुली आंखें खुले डैने किसका काव्य संग्रह है? तो ये जो है केदारनाथ अग्रवाल का है। तो ऑप्शन नंबर बी। इनकी रचना याद कीजिए, अभी बताए थे आपको आग का आईना, ठीक है ना। आग का आईना इनका रचना है, केदारनाथ अग्रवाल का है। उसे फूल नहीं रंग बोलते हैं, और एक और था युग की गंगा था, और अपूर्वा था केदारनाथ अग्रवाल की रचना।
नागार्जुन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? तो डिस्कशन में बताए हैं पत्रहीन नग्नगाछ के लिए उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और कब मिला है? 1968 में मिला है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 98 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि आंसू का प्रवाची है, तो ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा लोचन जो है आंसू का भी प्रवाची शब्द है और नेत्र का भी प्रवाची शब्द है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि आधुनिक काल में गद्य काल का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। आधुनिक काल में गद्य काल का आविर्भाव सबसे प्रमुख या प्रधान घटना है। पंक्ति जो है किस कवि की है? तो ये पंक्ति जो है आपका जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 का क्या हो गया? सी हो गया। अब देखिएगा ये रामचंद्र जो शुक्ल जी जो है ये इन्होंने क्या बोला था कि आधुनिक काल को गद्य काल, क्या बोला था? आधुनिक काल को गद्य काल ये बोले थे, रामचंद्र शुक्ल जी बोले थे। और इनकी एक रचना याद रखिएगा जो STT 2025 में पूछा हुआ है, कविता क्या है, कहे किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ जो है प्रेमचंद्र जी को क्या बोला गया है? कथा सम्राट बोला गया है या उपन्यास सम्राट बोला गया है। इनका मूल नाम जो होता है धनपत राय। क्या होता है जी? धनपत राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप 100 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये काव्य पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त की है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त का अगर कहा जाए कि महाकाव्य अगर पूछ दें मैथिली शरण गुप्त का, याद रखिएगा साकेत और यशोधरा। ये मैथिली शरण गुप्त की क्या है? दोनों रचना है, साकेत और यशोधरा है। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि किसने कहा था? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दिए थे या राष्ट्र कवि इन्हें बोले हुए थे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 101 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो ये रचना जो है आपका जो है ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन के अनुसार तो नहीं दिया है, लेकिन याद रखेंगे किशोरी दास वाजपेयी की। किशोरी दास वाजपेयी की हिंदी शब्दानुशासन जो है किशोरी दास वाजपेयी की रचना है, तो ऑप्शन के अनुसार ई हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। अब चलिएगा स्वयंभू को क्या बोला गया है? स्वयंभू के याद रखिएगा अपभ्रंश का वाल्मीकि कवि किसे बोला गया है? स्वयंभू को बोला गया है। और पुष्पदंत की रचना आपको बताए थे हम कि महापुराण जो है किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है। और हेमचंद्र को क्या बोला गया है? प्रकृति का पाणिनि बोला गया है हेमचंद्र को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 102 कह रहा है कि देवी दीन मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये जो है गब्बन का क्या है? पात्र है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप देख लीजिए गब्बन, गोदान, कर्मभूमि, ये तीनों जो है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। और कहे कि मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो याद रखिएगा मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि सेक्रेड वुड किसकी रचना है? तो सेक्रेड वुड जो है आपका जो है TS इलियट की रचना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये पंक्ति जो है किसकी है? तो ध्यान दीजिएगा ये पंक्ति जो है आपका कबीरदास का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कबीरदास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के ये कवि हैं। अब देखिएगा तुलसीदास जो है यहाँ पर आए हुए हैं, तो तुलसीदास जो है राम भक्त है, राम भक्ति शाखा के कवि हैं, राम भक्त हैं ये। और इनके कितनी रचना मिलती है? इनके प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? 12 है, जिसमें 6 जो है
अवधी भाषा में लिखा गया और 6 जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम पंक्ति किसका है। यही जो है कथन जो है पिछले प्रैक्टिस सेट में ये आया हुआ है। तो ये कथन जो है आपका पंत जी का है, सुमित्रा नंदन पंत जी का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 106 वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति जो है महादेवी वर्मा की है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। और आपको हम क्या बताए हैं कि महादेवी वर्मा को क्या बोला गया है, आधुनिक युग की मीरा बोला गया है। नीरजा इन्हीं की रचना है और निहार जो है इन्हीं की रचना है। सरोज की स्मृति जो है महादेवी वर्मा की ही रचना है। गिल्लू इन्हीं की रचना है। सोना जो है इन्हीं की रचना है। अब देखिएगा प्रसाद की रचना, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, तो इनकी रचना आपको बताया है आंसू लहर और झरना प्रसाद की है। इसके बाद इनका नाटक भी है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, अजात शत्रु है। इनका अंतिम नाटक जो है ध्रुव स्वामिनी है। क्या है जी अंतिम नाटक, ध्रुव स्वामिनी है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 107 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि आधे अधूरे किस विधा की रचना है। तो आधे अधूरे जो है नाटक है और किसका है आधा अधूरा, तो ये मोहन राकेश की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर कह रहे अकाल में सारस किनकी रचना है। तो अकाल में सारस जो है ये जो है केदारनाथ सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर सी। और ध्यान रखेंगे अकाल में सारस के लिए केदारनाथ सिंह को कौन सा पुरस्कार मिलता है। तो इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। और कब मिलता है ये भी याद रखेंगे, 1989 ईस्वी में अकाल में सारस रचना पर केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 1989 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 109 कह रहे डॉक्टर बच्चन ने खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किस रचना को माना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर बच्चन ने खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किस रचना को माना है। तो ये माने हुए हैं दो चट्टाने रचना को माने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा इन्हीं रचना पर दो चट्टान पर ही इन्हें क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और कब मिला है, तो 1968 में इन्हें क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब देखिएगा ये रचना है पल्लव है युगांत है, ये किसका है जी, तो सुमित्रा नंदन पंत की क्या है ये रचना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 110 नंबर कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो नामवर सिंह के 110 नंबर है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। इसके गुरु जो हो जाएंगे आपके द्विवेदी जी जो है इनके गुरु हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और याद रखिएगा नामवर सिंह को भी क्या कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो इन्हें भी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। किस रचना पर मिला हुआ है, तो याद रखेंगे कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और इनकी एक और रचना है दूसरी परंपरा की खोज, नामवर सिंह की ही रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 111 कह रहा है प्रयोजन मूलक हिंदी का दूसरा नाम क्या है। प्रयोजन मूलक हिंदी का दूसरा नाम क्या है, तो इसमें जो है दूसरा नाम जो है आपका कामकाजी भी हो जाएगा और व्यवहारिक भी हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर कह रहा है झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के रचनाकार कौन है। तो इस गीत के रचनाकार जो है श्यामलाल गुप्त पार्षद हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नागार्जुन का मूल नाम क्या है। नागार्जुन का मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र है। इन्हें जन कवि भी कहा जाता है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किस पर, नग्नहीन पत्र नहीं, ये जो होगा पत्रहीन नग्न गाछ के लिए, इन्हें क्या मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आप याद रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 113 नंबर है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर, खरोष्टी लिपि भी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो दो सही हुआ, तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन जो याद रखिएगा, जो देवनागरी लिपि है ये कैसे लिखी जाती है, तो बाईं से दाईं लिखी जाती है देवनागरी लिपि, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। कह रहे कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, ये किसकी पंक्ति है। तो ध्यान रखिएगा, ये पंक्ति जो है आपका जो है सुमित्रा नंदन पंत जी का पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 115। गुल मेहंदी पंख और पतवार किसका काव्य संग्रह है। तो ये काव्य संग्रह जो होगा, यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि राइट आंसर हो जाए। ये गुल मेहंदी जो है ये केदारनाथ अग्रवाल का है, पंख और पतवार भी किसका है जी, केदारनाथ अग्रवाल का है। तो ऑप्शन के अनुसार जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि निराला की कौन सी रचना प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित है। निराला की कौन सी रचना प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित है। तो ध्यान रखिएगा, इनकी रचना जो है खजोहड़ा है और रानी और कानी है। ये दोनों रचना जो है ये जो है प्रगतिवादी चेतना से क्या है, अनुप्राणित है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर। कह कि मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। यह पंक्ति जो है किस कवि की है। तो ध्यान रखिएगा, यह पंक्ति जो है आपका केदारनाथ अग्रवाल की है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनकी रचना याद रखेंगे, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, युग की गंगा जो है केदारनाथ अग्रवाल की ही रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो यहाँ पर रामविलास शर्मा दिया हुआ है, तो रामविलास शर्मा को भी क्या मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। किस रचना पर, तो निराला की साहित्य साधना पर रामविलास शर्मा को कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। कहे कि परंपरा का मूल्यांकन जो है किसका निबंध है, तो रामविलास शर्मा का ही है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 118 नंबर देख लीजिए। 118 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे कि मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमरी कल थी मिट आज चली, पंक्ति किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो ये पंक्ति जो है आपका जो है यामा से लिया गया है। किससे लिया गया है, यामा रचना से लिया गया है। जो यहाँ पर नहीं दिया गया है, ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिया गया है ऑप्शन में। तो यहाँ पर उपयुक्त ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। याद रखेंगे, निहार, दीपशिखा और सांध्य गीत किसकी रचना है, तो ये जो है आपका महादेवी वर्मा की रचना है। निहार, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 119। तदीय समाज की स्थापना किसने की है। तो तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 120। कह रहा है कि गुंडा जो है किसकी कहानी है। गुंडा जो है किसकी कहानी है। तो ध्यान रखिएगा, यह कहानी जो है आपका जयशंकर प्रसाद की है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन नंबर बी। कहेगा कि शीर्ष के फूल किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। किस रचना पर, आलोक पर्व नामक रचना पर इन्हें क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हजारी प्रसाद द्विवेदी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 122, आँखों की किरकिरी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ध्यान रखिएगा, इस मुहावरा का अर्थ हो जाएगा अप्रिय लगना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 123, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या हो जाएगा? तो इतिहास का शुद्ध विशेषण जो होगा ऐतिहासिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और याद रखिएगा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला देख सकते हैं गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 124 बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार प्रैक्टिस सेट में आया हुआ है। ये कह रहा है लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ध्यान रखिएगा, इस पंक्ति के जो रचयिता हैं आपके घनानंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। और घनानंद याद रखिएगा ये जो है रीति काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं। और जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? तो छायावाद युग के ये कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 125। कह रहा है कि वांग्मय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा वाक धन मय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और संधि विच्छेद करने पर अगर हलंत दिखाई देगा तो कहिएगा कि इसमें जो है कौन संधि है? व्यंजन संधि हो जाएगा। और संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। कहेगा काल के कितने भेद? तो काल के भी 3 भेद होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 126 कहे कि रात दिन में कौन समास है? तो रात दिन में कौन सा समास है? जब भी ऐसे बीच में योजक चिन्ह देखेंगे तो आपका जो हो जाएगा वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। समास के 6 भेद होते हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 127। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं आशुतोष। तो ऑप्शन नंबर 127 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रसून किसको बोलते हैं? जो अभी जन्म लिया है उसको प्रसून बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो याद रखिएगा रामचरितमानस में कुल कांड जो है आपके 7 हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप ध्यान भी रख सकते हैं, 7 कांड का नाम याद रख सकते हैं यहाँ से। देखिएगा पहला जो हो जाएगा बालकांड हो जाएगा आपका, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड और 5वां जो हो जाएगा सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड और 7वां जो होगा उत्तरकांड हो जाएगा। इसको ट्रिक के माध्यम से हमने क्या किया है? याद किया हुआ है। अब देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कहे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 129 देख लीजिए। कह रहा है कि संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो ये जो प्रभावित है तमिल भाषा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल, यह पंक्ति किनकी है? तो यह पंक्ति याद रखिएगा सूरदास की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वाल्मीकि के द्वारा क्या लिखा गया है? रामायण की रचना किसने किया है? तो वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया है। पूछे कि विनय पत्रिका किसका रचना है? विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका जो है आपका जो है तुलसीदास का है। रामचरितमानस भी तुलसीदास का है। जानकी मंगल तुलसीदास का रचना है। पार्वती मंगल भी तुलसीदास का रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 131, निम्नलिखित में से अरबी फारसी का प्रत्यय कौन सा है? तो अरबी फारसी में आबाद शब्द लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। याद रखिएगा जिसमें आहट और ता प्रत्यय लगा होगा वो जो होगा आपका कौन सा संज्ञा होगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे ऑप्शन के अनुसार समझिएगा, जैसे कहे कि घबराहट में कौन संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। कहे कि मानवता में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 132, नदी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? समानार्थी कहने का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द होता है। तो ध्यान रखिए इसमें से
कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि नदी का जो पर्यायवाची जो होता है सरिता होता है, तटीय होता है, निर्झरणी होता है, आपगा होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 133 नंबर देखिए, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया वाक्य में अशुद्धि का प्रकार है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है वापस और लौटना जो है एक ही शब्द है। वापस और लौटना जो है एक ही शब्द है। यहाँ पर जो है एक कोई शब्द आता तो काम निकल जाता, यानी कि यहाँ पर जो है एक ही शब्द का 2 बार पुनरुक्ति हो गया है। तो इसमें जो है पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 134 में आगरा से राजा लक्ष्मण सिंह किस पत्र को निकालते थे। आगरा से राजा लक्ष्मण सिंह जो है किस पत्र को निकालते थे, तो ये जो है प्रजा हितैषी को निकालते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा प्रजा हितैषी कहाँ से पत्र निकलता था, तो आगरा से ये निकलता था। बहुत बार ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 135 नंबर 135 कह रहा है कि मतवाला का प्रकाशन 1923 में कहाँ से हुआ। तो इसका प्रकाशन जो होता है कलकत्ता से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है। तो ध्यान रखिएगा इसके माध्यम से परिषद पत्रिका का प्रकाशन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये कैसी पत्रिका है, तो याद रखिएगा ये जो है त्रैमासिक पत्रिका है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कह रहा है 137 बाबूराव विष्णु पराडकर किस दैनिक पत्र के संपादक थे। तो ये जो थे आपके जो थे यहाँ पर तो कोई ऐसा उपयुक्त ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि आंसर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इनके द्वारा बाबूराव विष्णु पराडकर के द्वारा ये जो है आज जो पत्रिका है इनके द्वारा जो है निकलता था। ये दैनिक पत्रिका है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 138 कह रहा है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती धर्म युग का प्रकाशन कहाँ से करते थे। यानी कि धर्म युग पत्रिका है किसका है, तो डॉक्टर धर्मवीर भारती का है। तो धर्म युग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये इसका प्रकाशन जो होता है मुंबई से होता है। तो 138 का क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। और यह पत्रिका कब से निकलना शुरू हुआ, तो 1949 से निकलना शुरू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है त्रैमासिक पत्रिका नागफनी का संपादक का नाम क्या है। तो इसके संपादक का नाम जो है सपना सोनकर है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 140 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि भारत सरकार के राजभाषा विभाग से छपने वाली हिंदी भाषा की पत्रिका है। कह रहा है कि भारत सरकार के राजभाषा विभाग से छपने वाली हिंदी भाषा की पत्रिका है। तो इसके द्वारा जो निकलता है राजभाषा, क्या निकलता है, राजभाषा भारती पत्रिका निकलता है। राजभाषा भारती पत्रिका निकलता है। चलिए आपको हम ऑप्शन भी आपको हम दिखा देते हैं। देखिएगा ऑप्शन आपको दिख रहा है राजभाषा भारती पत्रिका निकलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 141 किस रचना पर पहली बार हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस रचना पर पहली बार हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले हिम तरंगिनी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। और किसको मिला हुआ था, तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला हुआ था। याद रखेंगे उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। किसको, रामधारी सिंह दिनकर को मिला हुआ है। देखिएगा अगला क्वेश्चन 142 नंबर, निम्न में से किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा जो कलम का सिपाही आप देख रहे हैं उस पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है, तो अमृत राय को मिला हुआ है। अब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कर्मभूमि जो है किसका है, तो प्रेमचंद्र का है। गबन भी क्या है, प्रेमचंद्र जी की रचना है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 143 कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इन्हें जो है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर को ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, किस रचना पर मिला है, तो संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें क्या मिला है, क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को मिला हुआ है। याद रखेंगे दिनकर जी की रचना कौन सी है, परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की ही रचना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 देखिएगा, 144 कह रहा है कि राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान 2023 में किस कहानी को सम्मानित किया गया है। राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान 2023 से किस कहानी को सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा आपका। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 145 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन बेहतरीन है। कह रहा है कि हिंदी साहित्य के किस रचनाकार को बुकर पुरस्कार उसके उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया था। बुकर पुरस्कार उसके उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे गीतांजलि श्री को मिला था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आप ध्यान भी रखिए कि अनामिका किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। एक रचना जो है दुखम सुखम, क्या है जी, दुखम सुखम, कहे कि दुखम सुखम किसकी रचना है, तो ममता कालिया की रचना है दुखम सुखम। और इसी रचना पर ममता कालिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, रेत समाधि उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। रेत समाधि उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो ध्यान रखेंगे डेजी रॉकवेल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो याद रखेंगे ब्राह्मणी लिपि से क्या हुआ है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि हिंदी कहे कि किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। खरोष्टी जो है ये दाईं से बाईं की तरफ लिखी जाती है, खरोष्टी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 148, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार भाषा को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। किसके अनुसार पूछ रहा है कि राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार भाषा को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ध्यान रखेंगे इसको जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर 148 का ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है 149 नंबर की आधिकारिक कितनी भाषाएं हैं। आधिकारिक रूप से जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं ही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन है 150 नंबर। कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 22 भाषाओं में कौन सी भाषा न्यूनतम लोगों द्वारा बोली जाती है। यानी कि आप जानते हैं कि संविधान में कितनी भाषा है, 22 भाषा है। तो 22 भाषाओं में से सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है, आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा संस्कृत भाषा जो है सबसे कम बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।